सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो कल पावर फेलियर था, इसलिए मेरी लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हो पाई। सुबह से शाम तक लाइट ही नहीं थी। बट सर की एपीएस सर की लेक्चर इंट्रोडक्शन आपको मैंने भेजी थी और आप सबने देखी, और बच्चों के फीडबैक फोन आ रहे हैं, दे एंजॉयड अ लॉट। His personality is unquestionable. He is known everywhere. तो we are fortunate, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सर ने एग्री किया और कमिट किया कि नाउ आई एम विथ यू, विथ योर स्टूडेंट्स, सो लेट्स एंजॉय। अब किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं है, अब आप मन लगा के पढ़िए। आज से आपकी लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगी। आज आपको बेसिक मैथ्स का लेक्चर फिजिक्स का मिलेगा, और शेड्यूल क्या होगा बच्चे? 5 to 7 केमिस्ट्री को करना है और 7 to 9 फिजिक्स को करना है अभी फिलहाल। एंड जस्ट 1-2 दिन में मैथ्स का भी अरेंजमेंट कुछ इसी तरह का विस्फोटक अरेंजमेंट कर रहे हैं। जस्ट आप अपना काम करते रहें, बाकी किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं है। तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हम कर रहे थे, और मोल कॉन्सेप्ट में लास्ट लेक्चर हमने किया था मोल फ्रैक्शन का कंसंट्रेशन कर रहे थे। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, तो आज एक और कंसंट्रेशन यूनिट है, उसको करा के, और कंसंट्रेशन जो कि बहुत बड़ा पार्ट होता है मोल कॉन्सेप्ट का, ये क्लोज हो जाएगा। आपको डीपीपी मैंने 5 डीपीपी दे रखे हैं कंसंट्रेशन पे, 3.1 से लेके 3.5 तक आप कर रहे होंगे। कल से उसका डिस्कशन भी स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। कल से 2 से 3 दिन में हम उसको डिस्कस कर लेंगे कंप्लीट। और संडे को आपका टेस्ट है अप टू कंसंट्रेशन कंप्लीट, आज तक जो होगा वहां तक। सो डू वेल। तो हम कर रहे थे कंसंट्रेशन मोल कॉन्सेप्ट में। आज है 22 मई, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैलिटी, जिसको कि स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये समझ लो कि मोलैलिटी कंसंट्रेशन के जितने भी टाइप्स मैंने आपको बताया, मोलैलिटी उसमें थोड़ा सा तकलीफ देता है। इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और इसलिए कंसंट्रेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ज्यादातर मोलैलिटी का आता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एक कंप्लीट चैप्टर 12th क्लास में है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो चैप्टर तो बहुत इजी है, बट मोलैलिटी ही नहीं समझ में आता बच्चे को। तो मोलैलिटी दैट एंगल से भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है मोलैलिटी? मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट per kg of solvent, underline per kg of solvent. It is number of moles of solute per kg of solvent. 1 kg solvent में solute के मोल को हम मोलैलिटी कहते हैं। So it is number of moles of solute present in 1 kg of solvent। इस बात पे जोर देना है, 1 kg of solvent, सोल्यूशन का मास नहीं, सॉल्वेंट का मास है ये। 1 kg of solvent। सपोज करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इमेजिन करो एक सॉल्यूशन जिसमें W1 ग्राम सॉल्वेंट है और W2 ग्राम
सोल्यूट है, कुछ इस तरह से। सेपरेट मास दिया मैंने सॉल्वेंट और सोल्यूट का। क्या चाहिए मोलिलिटी के लिए? सोल्यूट के मोल। ये बताओ कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर लिखना हुआ, मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसको अगर हम N2 लिखें तो क्या ये W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा? अगर उसको M2 से डिनोट करें, M2 इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास चाहिए मोलिलिटी के लिए। W1 ग्राम सॉल्वेंट contains N2 mole solute. So 1 gram of solvent will contain N2 upon W1 mole of solute. So 1000 gram of solvent, 1000 gram is 1 kg. Solvent will contain N2 upon W1 into 1000 मोल ऑफ सोल्यूट। ये बताओ कि यही मोलिलिटी हुआ कि नहीं? मोलिलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मोलिलिटी का हमें जनरल फॉर्मूला लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? मोलिलिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन W1 इंटू 1000। याद रहे यहाँ पे N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट है एंड W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम यूनिट। ये हो गया डेफिनेशन मोलिलिटी का। अब एज यूजुअल इस पे कुछ न्यूमेरिकल करना बनता है, और न्यूमेरिकल थोड़ा सा करते हैं, फिर इस पे कुछ और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐड करके दूंगा। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। अगर कहा जाए डिटरमिन मोलिलिटी ऑफ 30% सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन। 30% सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन हमने क्या सीखा था परसेंटेज में? परसेंटेज स्ट्रेंथ इज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मास ऑफ सॉल्यूशन। यही सीखा था ना, अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो। अच्छा, सोडियम और आयोडीन का एटॉमिक मास दिया गया है 23 होता है सोडियम, आयोडीन होता है 127। समझ गए? तो अगर हम 30% को सेपरेट करें तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 30 ग्राम सोडियम आयोडाइड इन 70 ग्राम ऑफ वाटर। यही हुआ ना? 30% का मतलब 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 30 ग्राम अगर सोल्यूट हो गया तो 70 ग्राम सॉल्वेंट होगा, पानी होगा, है या नहीं? अब अगर मोलिलिटी देखें तो मोलिलिटी के लिए क्या चाहिए? सोल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मास। सॉल्वेंट के मास तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, सोल्यूट के मास हैं, इसको मोल में अभी अभी कन्वर्ट करना हमने देखा था। तो ये बताओ कि N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड कितना हो जाएगा? इसका मास अपॉन मोलर मास। अरे होगा ना, मास कितना है इसका? 30 ग्राम। अब मोलर मास इसका देखो 150 हो जाएगा। 23 और 127 ऐड करोगे 150। कितना हो गया ये?
0.2 ना, 0.2 mole. So now we have moles of solute and mass of solvent. मोलिलिटी बताओ क्या होगा? मोलिलिटी जिसको कि हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, क्या ये 0.2/70 इंटू 1000 हो जाएगा? और इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 से 0 गया, 100 इंटू 0.2 20/7, 20/7 ही होगा ना। कितना हो जाएगा? चेक करो, सब कुछ ठीक ठीक किया ना। 30%, 30 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन, सो 70 ग्राम वाटर, 30 ग्राम में 30/150, 1/5, 0.2, ठीक है। 20/7, 3 से थोड़ा कम, 7 3 जा 28 होता है ना, ये 7 2 जा 14, 6 0 60, 7 8 जा 56, इसको पढ़ेंगे मोलल। क्या पढ़ेंगे? मोलल। मोलरिटी को मोलल, मोलरिटी को मोलर। तो ये आ गई मोलरिटी उस सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन की जो कि 30% बाय मास था। एक और सिचुएशन लेते हैं, कहा जा रहा है if mole fraction of ethanol in water is 0.2, determine molality of solution। अब देखो ये क्या है, इथानॉल का मोल फ्रैक्शन दिया गया है 0.2। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिक्सचर का 1 मोल लें, मिक्सचर मतलब इथानॉल प्लस वाटर, अगर मिक्सचर का 1 मोल लेंगे तो इसमें 0.2 मोल इथानॉल, 0.8 मोल वाटर होगा। मोलिलिटी के लिए क्या चाहिए? ए गिवन सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास। हमारे पास अभी क्या है? एक गिवन सॉल्यूशन में दोनों का मोल मालूम है। अगर 1 मोल सॉल्यूशन ले ले, 1 मोल सॉल्यूशन का मतलब 1 मोल इज द सम ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर 1 मोल सॉल्यूशन का ले लें तो इसमें 0.2 मोल इथानॉल और 0.8 मोल वाटर है। अगर वाटर के मोल को मास में कन्वर्ट कर दें तो एक हाथ में हमारे पास इथानॉल का मोल और दूसरे हाथ में वाटर का मास होगा, सोल्यूट का मोल, सॉल्वेंट का मास, डन है या नहीं? देखते हैं। अगर हम 1 मोल सॉल्यूशन के ले लें, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन, मोल ही तो होता है 1 में, सभी का फ्रैक्शन का सम 1 होता है। क्या इसका मतलब ये हुआ 0.2 मोल इथानॉल एंड 0.8 मोल ऑफ वाटर? 0.2 मोल इथानॉल, 0.8 मोल वाटर। अगर मोलिलिटी देखें तो हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो 0.8 मोल वाटर का मास बताओ, 0.8 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 18, 144 होता है ना, 18 8 जा, हाँ 18 इंटू 8, क्या ये 14.4 ग्राम वाटर हुआ? और इस वाटर के मास में सोल्यूट का मोल कितना? 0.2 हुआ कि नहीं? तो यहां से
अब हमारे पास देखो N2 है 0.2, W1 है 14.4 ग्राम, ये दो चीज तो चाहिए। तो मोलेलिटी बताओ क्या हो जाएगा, मोलेलिटी N2 अपॉन W1 इंटू 1000, N2 is 0.2 upon W1 is 14.4 into 1000, so it is 200 by 14.4। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 200 डिवाइडेड बाय 14.4 13.88 आ जा रहा है, 13.88 मोलल। तो मोलेलिटी के लिए क्या चाहिए, बीकर में जो सॉल्यूशन रखा है उस सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल और सॉल्वेंट के कितने मास, और फिर यूनिटरी मेथड लगा देना है कि इतने मास में इतने मोल, तो 1000 ग्राम में कितने मोल। सॉल्वेंट का मास याद रखना है, सॉल्वेंट का मास, समझ गया। सपोज करो एक सिचुएशन कुछ ऐसा लेते हैं, कहा जा रहा है डेंसिटी ऑफ a 6 molar H2SO4 solution is 1.5 gram per ml। Determine मोलेलिटी। डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है, मोलेरिटी दिया है, मोलेरिटी और मोलेलिटी निकालनी। मोलेलिटी क्या होता है, मोलेरिटी क्या होता है, याद है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलेरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो अगर हम सोल्यूशन का 1 लीटर ले लें तो उसमें सोल्यूट का मोल बताओ 6 हो जाएगा कि नहीं। अगर हम सॉल्यूशन ही 1 लीटर ले लें, 1 लीटर विच इज 1000 ml, इसमें 6 मोल H2SO4 होगा कि नहीं। मोलेलिटी के लिए क्या चाहिए, सोल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मास। अब देखो इस सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल तो पता है, सॉल्वेंट के मास कैसे निकाल सकते हैं। देखो सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम हमने ले लिया है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा ना। और मास ऑफ सॉल्यूशन एक बार आ गया तो उसमें सोल्यूट का मोल पता है, तो उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सोल्यूट के मास को अगर सॉल्यूशन के मास में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, और फिर यूनिटरी मेथड या फॉर्मूला ऑफ मोलेलिटी लगा लेंगे। ये बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज 1000 इंटू डेंसिटी 1.5, 1500 ग्राम। मास ऑफ H2SO4 उसमें कितना हो जाएगा, 6 मोल का मास, 6 इंटू 98 मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का, कितना हो जाएगा 6 इंटू 98, 588। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा उसमें, मास ऑफ वाटर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज 1500 ग्राम माइनस मास ऑफ सोल्यूट 588। करो सब्ट्रैक्ट, 1500 माइनस 588, इट इज 912 ग्राम आ जाएगा ना। तो इस तरह से सोल्यूट का मास आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया, सोल्यूट का मोल पता है। ये बताओ
कि मोलेलिटी N2/W1 into 1000 है या नहीं। N2 is 6, W1 अभी अभी निकाला 912 into 1000। ये 6 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा कम है। सो 6000 divided by 912, it is 6.578। 6.578, 58 ले लो। यानी कि मोलरिटी को हमने मोलेलिटी में कन्वर्ट कर दिया। एक रिवर्स करके देखते हैं, एक रिवर्स, इसी को रिवर्स करके देखते हैं, मोलेलिटी से मोलेलिटी निकालते हैं। एक सिचुएशन देखो, कह रहा है एन aqueous solution of glucose, an aqueous solution of glucose is 3 molar. An aqueous solution of glucose is 3 molar and its density is 1.4 gram per ml. Determine molarity. ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, आप सब जानते हैं। इस बार थोड़ा डिफरेंट है। मोलरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मोलरिटी निकालनी है। क्या करेंगे हम इस बार सॉल्यूशन का इतना पोर्शन लेंगे कि उसमें 1 kg वाटर हो। मोलरिटी दिया है, अगर 1 kg वाटर होगा तो साइमल्टेनियसली ये फिक्स हो जाएगा कि उसमें 3 मोल ग्लूकोज के हैं, क्योंकि मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। लिखता हूं मैंने क्या कहा। अगर इसमें 1 kg वाटर हो, देन इसमें 3 मोल ग्लूकोज का होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोलरिटी के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमने मोलरिटी को लिखा कि 1 kg में इतने मोल हैं। हमने 1 kg सॉल्वेंट लिया तो उसमें 3 मोल्स ग्लूकोज के हैं। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन से चाहे तो हम सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम, सॉल्यूट के मोल हैं 3, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्यूट का मास आ जाएगा। और अगर दोनों को ऐड कर दें तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। सॉल्यूशन का मास पता है, डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का। और जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा तो उसमें 3 मोल सॉल्यूट के हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। If 1000 gram of water, then 3 mole ग्लूकोज जिसका मास 3 into 180, ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। सो 540 ग्राम ग्लूकोज। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस। मास ऑफ सॉल्यूशन हाउ मच? 1000 प्लस 540, so 1540 ग्राम। यह आ गया सॉल्यूशन का मास जिसमें कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है।
कुछ समझ में आ रहा है मेरे अन्नदाता? तो अब यहां से हम इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये बताओ मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम होता है या नहीं? तो मास कितना है सॉल्यूशन का? 1540 ग्राम। वॉल्यूम डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml। ये ml ऊपर चला जाएगा, ग्राम कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये देखते हैं जरा। 1540 डिवाइडेड बाय 1.4। वाह, ये तो बिल्कुल राउंड फिगर में आ गया। 1100 ml। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने सॉल्व किया। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1100 ml है जिसमें कि 3 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट है। ये उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला ना, उस सॉल्यूशन का मास निकाल के डेंसिटी से डिवाइड करके। तो अगर वॉल्यूम पता हो गया तो जरा याद करो मोलेरिटी। मोलेरिटी होता है N/V। V लीटर में होना चाहिए। N है 3 और V हो जाएगा 1.1 लीटर, क्योंकि ये 1100 ml 1.1 लीटर हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे ना, 1000 ml इज 1 लीटर। कितना आ जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 1.1, इट इज 2.72 मोलर। मोलर 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 नहीं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन दोनों का ओवरलैप करता है। तो मोलेलिटी इस तरह से काम करेगा। अब जरा एक मोलेलिटी में पॉइंट्स देखो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या लगता है आपको? टेम्परेचर चेंज होने से मोलेलिटी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर है, और सपोज करो इसमें 2 मोल NaCl है, और ये हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे देखा। ये बताओ मोलेलिटी क्या हो जाएगा? 2/1 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर kg में है तो डायरेक्ट ही डिवाइड कर देंगे ना, ग्राम में होता है तो ग्राम से डिवाइड करके इनटू 1000 करते हैं। 2 मोलर। अब sपोज करो इस सॉल्यूशन को हम बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं, एंड heated after sealing, volume will increase. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेंशन के वजह से। क्या नहीं चेंज होगा? सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन कहीं जा नहीं रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट चेंज। Mass of solution will not change. Mass of solution will not change. Therefore, moles of solute and mass of solvent will not change. और अगर ये चेंज नहीं होगा तो मोलेलिटी क्यों चेंज होगा? सो देयरफॉर मोलेलिटी विल नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ मोलेलिटी चेंज नहीं होगा। समझ गए? अब जैसे मेरी आदत है
आपको रोज एक चैलेंज देने का, फिर एक आपको चैलेंज दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एन एक्वस solution of glucose is 2 molar to what? 2 molar, रुको, if 1 kg of this solution is evaporated, if 1 kg of this solution is evaporated partially, मतलब खुले में हीट कर रहे हैं, पानी जा रहा है, evaporated partially, how much water will evaporate out to give molality equal to 3। हीट कर रहे हैं, वाटर निकल रहा है, कितना वाटर निकलेगा कि बचे वाले सॉल्यूशन की मोलिलिटी हो जाएगी 3। वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई करना। तो ये तो है स्टोरी ऑफ मोलिलिटी। इसके बाद लास्ट एक कंसंट्रेशन यूनिट आता है, दैट इज पीपीएम स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन स्ट्रेंथ। पीपीएम स्ट्रेंथ, इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर हम लिखते हैं 1000 ppm NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है 1000 ग्राम NaCl इन 10⁻⁶ 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन। तो अगर इसको लैंग्वेज में डिफाइन करना हुआ तो पीपीएम स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन होगा? इट इज पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय मास प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सोल्यूशन बाय मास। ppm is parts of solute by mass present in 10⁻⁶ part of solution by mass, है ना? अब जरा इसे कैलकुलेशन में लाके देखते हैं, फिर इसका रिलेवेंस देखेंगे। सपोज करो एक सिंपल सिचुएशन हमें दिया जाता है, कहा जाता है डिटरमिन molality of a 200 ppm कैल्शियम ब्रोमाइड मोलेरिटी निकालते हैं। कैल्शियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन डेंसिटी ले लेनी है 1 ग्राम पर ml।
मोलरिटी इज मोल्स पर लीटर और गिवन है पीपीएम। सबसे पहले इस पीपीएम को ब्रेक करो। टू 200 पीपीएम कैल्शियम ब्रोमाइड का क्या ये मतलब हुआ 200 ग्राम कैल्शियम ब्रोमाइड इन 10 का पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। है या नहीं? 200 ग्राम कैल्शियम ब्रोमाइड इन 10 का पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमें चाहिए सोल्यूट के मोल और सॉल्यूशन के वॉल्यूम। अब 200 ग्राम कैल्शियम ब्रोमाइड में 200 अपॉन 200 कैल्शियम ब्रोमाइड, ये हो जाएगा 40 होता है कैल्शियम, 2 इंटू 80 ब्रोमीन। इसका मोलर मास 200 ग्राम ही होगा। ये आ जाएगा 1 मोल। सोल्यूट का मोल आ गया 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन, 10 का पावर 6 ml सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम पर ml। तो मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम, समझ गए? अब मोलरिटी के लिए वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो ये 10 का पावर 6 अपॉन 1000 लीटर विच इज 1000 लीटर। ये लो आ गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सोल्यूट का मोल। तो बताओ मोलरिटी क्या हो जाएगी? मोलरिटी इज इक्वल टू n by v, n is 1, v is 1000, so it is 0.001 मोलर। तो हमने पीपीएम स्ट्रेंथ से मोलरिटी मालूम किया ना? जरा सा इसका सिग्निफिकेंस देखो, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर मोलरिटी देखो तो इट्स ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है या नहीं? लेकिन इसी को जब हम पीपीएम स्ट्रेंथ में एक्सप्रेस करते हैं, यहां देखो ये 200, यानी कि एक यूनिट में ये 0.001 है, ये दूसरे यूनिट में 200 है। 200 इज ए बिगर क्वांटिटी, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी। So this concentration unit ppm strength is used when the concentration of solute is very very small। तो ppm में जब हम इसको डिटरमिन करते हैं तो एक बड़ा क्वांटिटी बन जाता है या नहीं? तो ppm स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस concentration when it is very very small। ppm strength usually pollutants in the air को एक्सप्रेस करने के लिए लिया जाता है। pollutants आपको मालूम है, pollutants काफी मिनट अमाउंट में, काफी स्मॉल अमाउंट में होता है। या फिर सी वाटर में, समंदर के पानी में सॉल्ट के कंसंट्रेशन पीपीएम लेवल में होते हैं। या फिर किसी मिनरल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट, थोड़ा सा ही होगा। या फिर ड्रिंकिंग वाटर में हार्डनेस ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है, उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए, कोई ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी है, उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए पीपीएम स्ट्रेंथ यूज होता है
जिसका कि वैल्यू सिग्निफिकेंट होता है इवन काफी स्मॉल अमाउंट में भी अगर सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो, वेरी वेरी स्मॉल, लाइक pollutants in air, minerals in seawater, और precious metals in minerals, और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इन इट्स ओर, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पीपीएम स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। एक आध और प्रॉब्लम देख सकते हैं हम इसमें। सपोज करो कहा जा रहा है एन एक्वस solution of glucose is 7200 ppm. Determine mole fraction of glucose in solution. एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसमें पीपीएम ग्लूकोज का दे रखा है 7200, हमें बताना है मोल फ्रैक्शन क्या है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि 7200 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 10 का पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? दोनों का मोल चाहिए। किसका किसका? ग्लूकोज का और वाटर का चाहिए ना। तो अगर हम ग्लूकोज का मोल देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, बताओ ये 7200 डिवाइडेड बाय 180 होता है इसका मोलर मास। बताओ 40 मोल हुए कि नहीं? वाटर का मोल, पहले तो वाटर का मास निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन में ग्लूकोज को सब्ट्रैक्ट करके। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 10 का पावर 6 माइनस 7200 ग्राम। ये आ जाएगा 10 का पावर 6 माइनस 7200, 992800 ग्राम ऑफ वाटर। इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 992800 बाय 18, इसको सॉल्व कर दो। 55155 मोल वाटर। अब देखो वाटर के मोल आ गए, ग्लूकोज के मोल पता है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ग्लूकोज का मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल होगा ना। सो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज is 40, number of moles of glucose 40 plus number of moles of water 55155। इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके सॉल्व कर लेंगे तो 55155 प्लस 40 यार है 55195
55,195, 40 अपॉन 55,195 सॉल्व करते समय इसको 55,200 लिया जा सकता है। तो अभी फिलहाल एग्जैक्ट में सॉल्व कर दे रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है, आप नहीं यूज करेंगे कैलकुलेटर। डिवाइडेड बाय दिस 0.000724, 0.000724, ये है ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में, समझा? अच्छा, सपोज करो इसी में मोल फ्रैक्शन के बजाय मोलेलिटी पूछी जाती है आपसे, तब क्या करते? डिटरमिन मोलेलिटी इन द above solution, in the above question. मोलिलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और हमने इधर सेपरेट कर रखा है सोल्यूट के मोल कितने 40, सॉल्वेंट के मास कहां गया, यही तो चाहिए मोलिलिटी के लिए। So molality is what? Number of moles of solute upon mass of solvent in gram into 1000. Number of moles of solute हमने निकाल रखा था 40 upon mass of solvent कितना आया था 992800 992800 into 1000। यहां से देखो 1 2 1 2 2 0 जाएगा तो क्या रह जाएगा, ऊपर 2 0 रह जाएगा 400, इट इज 400 डिवाइडेड बाय 9928। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 400 डिवाइडेड बाय 9928, ये 0.04 आ रहा है। आप देख सकते हो कि जब हम पीपीएम लिखते हैं तो कितना बड़ा क्वांटिटी होता है ये। जब हम पीपीएम लिखते हैं तो ये सच ए ह्यूज क्वांटिटी 7200, और जब हम इसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यहां देखो मोलेलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इतना छोटा पिद्दा सा बन जाता। यानी कि ये कंसंट्रेशन यूनिट, पीपीएम कंसंट्रेशन यूनिट तब यूज होता है जब कन्वेंशनल कंसंट्रेशन काफी स्मॉल हो, तो उसको बड़े न्यूमेरिक्स में लिखने के लिए हम पीपीएम में, इसके आगे पीपीबी भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन, इसके आगे पीपीटी भी होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन, वो सब जब बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो तब यूज होता है। तो इस तरह से मोलेलिटी एंड पीपीएम स्ट्रेंथ आज आपने सीखा, और कंसंट्रेशन अब कंप्लीट होता है। कंसंट्रेशन कंप्लीट हो गया तो समझ लो मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। अब मोल कॉन्सेप्ट में आगे छोटी छोटी बातें 2-3 रह गई है, 2-3 लेक्चर और होगा। तो कल मैं मोल कॉन्सेप्ट के कुछ डीपीपी आपको करवाऊंगा, 3.1 से ही स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से इसको साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ग्रुप पे 1-2 क्वेरीज आए थे आपके तरफ से, वो क्वेरीज केमिस्ट्री रिलेटेड तो नहीं थे, थोड़े अलग से थे, लेकिन मैं इन जनरल डिस्कस कर लेता हूं आप सबसे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि कौन सा लेक्चर हम अटेंड करें, ये वाला कि जहां पे वो एडमिशन ले रखे हैं। तो मैं बड़ा
ऑनेस्ट रिस्पॉन्स आपको दूंगा इस पे। आप वो करो जो आप बेहतर समझते हो, लेकिन एक बार ये डिसाइड कर लो कि करना क्या है। दो बोट में, दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए। आज आप तय कर लो कि आपको इस हार्डशिप में पढ़ाई करना है और पूरे लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है विद द सक्सेस विच आई एम प्रॉमिसिंग यू, या अभी इंजॉय करना है उस छोटे छोटे पटाखों के साथ जो आपको दिया जा रहा है, जहां पे आपने एडमिशन ले रखा है, और पूरे लाइफ स्ट्रगल करना है। ये आपको तय करना है, क्योंकि उन पटाखों से तो धमाका तो छोड़ो, आवाज भी नहीं निकलता। तो इसलिए आप खुद डिसाइड कर लो कि क्या करना है। आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझसे ये पूछना वाजिब नहीं है कि हम कौन सा क्लास अटेंड करें, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी ही क्लास अटेंड करो। आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन टाइम लिमिटेड होता है, उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर आप सारा दिन एक्सपेरिमेंट में ही बिता देंगे, कभी साई सर का लेक्चर देख लिया, कभी एपीएस सर का लेक्चर देख लिया, कभी उधर वाला एक्स देख लिया, कभी वाई देख लिया, नाम नहीं लेता हूं मैं किसी का, क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं होगा, बट आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो कुछ नहीं होगा। फिर टेक डिसीजन वंस। आपको लग रहा होगा पता नहीं साई सर कब तक पढ़ाएंगे। अरे जहां था वहां 2 साल 2.5 साल पढ़ाया, बिना किसी ऑब्स्टिकल के। ढेर सारे बेड़ियों में जकड़े हुए। अब तो मैं आजाद हूं, आई एम ए फ्री मैन, और इट्स ओनली ड्यू टू यू आई एम टेकिंग ऑल दिस पेन एंड आई एम मेकिंग ऑल दिस एफर्ट। अदरवाइज मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो हैव फेथ, भरोसा रखो, आने वाला दिन बहुत बेहतर होगा। ये गलत टाइम पे ये सब वाकया हो गया। अगर ये अभी कोरोना पैंडेमिक का शोर नहीं होता तो शायद चीजें ज्यादा बेहतर वे में दिख रही होती, क्योंकि अभी हम फेस टू फेस नहीं मिल पाते हैं। तो बस इतना ही कहेंगे, जो आपको ठीक लगता है वो आप करो, लेकिन अगर आपने कहीं मुझ में भरोसा जताया है तो एक बात ध्यान रखना कि मैं कभी आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, आज तक नहीं दिया कभी किसी को, और ये कभी नहीं कहूंगा, मुझसे कभी मत एक्सपेक्ट करो आप कि मैं कहूंगा कि नहीं मेरा ही करो, मैं ही बहुत अच्छा हूं। आप डिसाइड करो। तो एपीएस सर का आज क्लास मेरे क्लास के बाद, इस क्लास के बाद होगी। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक, थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, यही आजकल स्लोगन चल रहा है ना।